हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय इतिहास का रैपिड रिवीजन जो बिहार के विभिन्न एग्जाम में प्रश्नों को पूछा जा चुका है और बार बार इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सभी टॉपिक से जो भी आपका चैप्टर है, चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आप लास्ट टाइम में यदि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए। आपको जो भी आसान से लेकर के कुछ कठिन प्रश्न भी गलती हो जाता है वो आपका रिवीजन हो जाएगा और गलती होने की संभावना कम हो जाएगा। प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है संगम काल। इसके जो पीछे का पार्ट है, संगम से ऊपर वाले, वो हम लोगों ने इसका पार्ट 1 में देखा था और यहाँ से प्रारंभ होगा संगम काल। संगम काल से अभी तक 2 महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। संगम युग में उरेयूर विख्यात था। पूछा गया है संगम युग में जो उरेयूर था किस लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण विख्यात था। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी। संगम काल में तमिल में महाभारत को लिखी थी विल्लीतुपुर के द्वारा महाभारत को तमिल भाषा में लिखा गया था और लिखने वाले कौन थे? विल्लीतुपुर। आपको ध्यान रखना है। अब आगे प्रारंभ करेंगे गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो भानुगुप्त से संबंधित है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला है। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था। तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी, तो कृष्णदेव राय। इस तरफ आप लोग देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ पूछा गया है। जैसे ये बीपीएससी का 68वीं बीपीएससी प्री में बिहार एग्रीकल्चर, तो सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुका है। एक बार नहीं, कई बार आ चुका है। तो इसीलिए संभावना बन जाता है कि भविष्य में भी प्रश्न यहाँ से आपको आए। पंचतंत्र लिखा गया है तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। झांसी के पास देवगढ़ का दशावतार मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ डैश के महत्वपूर्ण अवशेष है। तो यहाँ झांसी के पास देवगढ़ का दशावतार मंदिर और गढ़वा मंदिर जो है ये गुप्त काल का उदाहरण है। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्रलेख किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? नालंदा का जो ताम्रलेख है उसमें किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन। इलाहाबाद स्तंभ लेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख के 21वीं पंक्ति में जो है 9 शासक का जो है जिक्र किया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था गुप्त वंश ने। तो प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले थे गुप्त वंश। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल में जो है नगरों का क्रमिक रूप से पतन हो गया था। वह शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था। तो मंदिर और ब्राह्मण को ज़्यादा अनुदान देने वाले थे गुप्त वंश। अगला है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग था। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है। यह तर्क दिया है R.S. शर्मा ने। ध्यान देना आपको, गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है, तो यह तर्क दिया गया है R.S. शर्मा के द्वारा। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित होता था? तो सोना के जो गुप्त काल में मुद्रा होता था उसको दिनार कहा जाता था। गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था उसका नाम है ताम्रलिप्ति बंदरगाह। पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो पहली बार करने वाले हैं आर्यभट्ट के द्वारा ये व्याख्या किया गया था। वह भूमि जिसको अपरहत कहा जाता था। अपरहत मतलब हो गया जिस भूमि को बिना जोती हुई जंगल की भूमि, यानी जंगल की ऐसी भूमि जो जोती हुई ना हो, तो उसको अपरहत कहा जाता है।
अपहृत कहा जाता था। तो आपको ध्यान रखना है, अपहृत क्या है, बिना जोती हुई जंगल की भूमि। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे, तो गुप्त साम्राज्य के शासक थे। मेहरौली स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों में विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट है, वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इसी कारण उनको सकारी कहा गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय है। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे, भरोच और गुप्त साम्राज्य में मिलाया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 3 प्रसिद्ध बंदरगाह है, पहला है सोपारा, काम्बे और भरोच। इसको गुप्त साम्राज्य में मिलाने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त है हुन को पराजित करने वाले। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त है, आपको ध्यान रखना है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है, विशाख दत्त। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है अमरकोश में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है, तो 12 प्रकार। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है, तो अष्टांग हृदय जो है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ है, रचनाकार है वाग्भट। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा, तो कुमार संभव लिखने वाले हैं कालिदास। और ये क्या है, कुमार संभव एक महाकाव्य है, तो महाकाव्य है, लिखने वाले हैं कालिदास। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ताम्रलेख जो है, ताम्रलेख के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि प्राचीन काल में बिहार के जो राजा थे उनका संपर्क था जावा और सुमात्रा से। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है, तो कर्नाट वंश के संस्थापक है नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन, हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है, हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त युग में स्थापित हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक हैं नालंदा विश्वविद्यालय के कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विश्व प्रसिद्ध क्यों था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो हेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जो थे उनका नाम था शिलभद्र। थानेश्वर राजधानी थी वर्धनों की राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट। हर्षचरित को लिखने वाले कौन है, बाणभट्ट। हर्षवर्धन के शासनकाल में, आपको ध्यान देना, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आए थे, तो उनका नाम था हेनसांग। हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा पर आने वाले थे हेनसांग। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था, तो पुष्यभूति ने। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति। चीनी यात्री युवान चुवांग, इनको हेनसांग के नाम से जाना जाता है, भारत पहुंचा था 629 ईस्वी में। हेनसांग को किस नाम से जाना जाता है, युवान चुवांग। भारत कब पहुंचा था, 629 ईस्वी में। चीन के यात्री थे। यहाँ जो है ध्यान देना है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी। समुद्रगुप्त जो है प्रयाग शिलालेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। तो ये मिलान करने वाला है। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी से संबंधित है, समुद्रगुप्त जो है प्रयाग शिलालेख से, विक्रमादित्य से चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त प्रथम से महेंद्रादित्य। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगिणी। कल्हन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों के द्वारा। अगला है किरातार्जुनीयम पुस्तक को लिखने वाले कौन है, भारवी। किरातार्जुनीयम को लिखने वाले कौन है, भारवी।
अब यहाँ से हम लोग एक नया टॉपिक को देखेंगे। यहाँ पे टॉपिक है कि 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न इस तरफ आप लोग जो है राइट साइड में देख पा रहे होंगे कि 68वीं बीपीएससी, एलडीसी बीपीएससी मोटर व्हीकल में, और ये है 43 बीपीएससी, और बिहार के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ करते हैं इस टॉपिक को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो तंजौर में जो राजराजेश्वर मंदिर है इसको निर्माण करवाने वाले हैं राजराज प्रथम। कब? 985 से 1014 तक शासन किया था। तो तंजौर के में जो राजेश्वर मंदिर है, राजराजेश्वर, संस्थापक है राजराज प्रथम। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था तो चंदेलों के द्वारा करवाया गया था, चंदेल के द्वारा। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था वत्सराज, और इसके संस्थापक हैं नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक था वत्सराज। वत्सराज कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक। नेक्स्ट है संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है पाल वंशी रामपाल से। तो संध्याकर नंदी द्वारा लिखा गया है रामचरित। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, रामचरित है, मानस नहीं है, केवल रामचरित है। तो रामचरित को लिखने वाले हैं संध्याकर नंदी, और इसमें क्या वर्णित है? पालवंशी रामपाल से संबंधित है। पालवंशी है रामपाल, और रामपाल से संबंधित है संध्याकर नंदी। रामचरितमानस पालवंशी। तो रामचरित में क्या है? रामपाल, और लिखने वाले हैं संध्याकर नंदी। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित है, बिहार राज्य में है। अगला है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? धर्मपाल। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। आकर्षक द्वार जो हो उसको कहते हैं गोपुरम। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं कर्नाटक राज्य में। 12वीं सदी में जो है राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कर्नाटक राज्य से। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम है चेट्टी। दक्षिण भारत में जो साहूकार होते थे उसको कहा जाता था चेट्टी। चेट्टी, सेट्ठी, आपको ध्यान रखना है। सेठ का कौन होता है? चेट्टी। साहूकार क्या होते हैं? उसके चेट्टी, चेल्ला होते हैं। तो दक्षिण भारत के साहूकार का नाम है चेट्टी। परमार वंश को स्थापित किया था उपेंद्र ने। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र। मलाया, सुमात्रा, जावा की विजय का श्रेय राजेंद्र चोल प्रथम को दिया जाता है। मलाया, सुमात्रा, जावा की विजय का श्रेय राजेंद्र चोल प्रथम। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवरदाई। नेक्स्ट है स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत देवपाल से 5 गौ दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो बालपुत्र देव। प्रश्न को एक बार ध्यान से आपको सुनना है। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, यानी स्वर्ण भूमि का राजा जिन्होंने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत देवपाल से 5 गौ दान में देने के लिए प्रार्थना की, इनका नाम है बालपुत्र देव। कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान 1027 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध जो है किया था। खोखर जो था एक जनजाति था, उन्हीं के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया चालुक्य काल में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर के निर्माण हुआ किस काल में? चालुक्य काल में। अब जो है प्राचीन भारत से संबंधित विविध तत्व को हम लोग देखेंगे। तो अब बस आप लोग एक चीज़ अनुमान लगा सकते हैं, मात्र 2 वीडियो में प्राचीन भारत कंप्लीट। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि एग्ज़ाम में प्रश्न आपको यदि हिस्ट्री से मान लीजिए कि 50 प्रश्न आता है आपके एग्ज़ाम में हिस्ट्री से, तो उसमें आपको 3 सेक्टर से आएगा, जिसमें मिडाइवल हिस्ट्री से आपको आएगा, और जो है मिडाइवल से आएगा, आधुनिक से आएगा, और इसके साथ जो है प्राचीन से आएगा, एंशिएंट से भी आएगा। तो आधुनिक भारत का जो है सबसे ज़्यादा क्रेज रहेगा, फिर मिडाइवल रहेगा, प्राचीन रहेगा। तो आपको मुश्किल से 10 से 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, 5 से 10। तो 5 से 10 प्रश्न के लिए आप बहुत चीज़ पढ़ते हैं।
बहुत सारे बुकों को पढ़ते हैं और यहाँ पे आपको उम्मीद करना चाहिए कि इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो मात्र 2 वीडियो में जो है एंशिएंट कंप्लीट होने वाला है। तो विविध को प्रारंभ करते हैं। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? उत्तराखंड में। बोरोबुदुर में विश्व अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है भारत जावा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक कौन है? सोमनाथ। राग विबोध ग्रंथ के लेखक कौन है? सोमनाथ। राग और विबोध मतलब सोमवार को क्या होता है? महादेव जी का पूजा होता है, भोले बाबा का, तो सोमनाथ विबोध, तो विबोध हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। राग विबोध के लेखक है सोमनाथ। अगला है प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा है। तो प्राकृत प्रकाश ग्रंथ को लिखने वाले हैं वर रुचि। प्राकृत है प्रकाश ग्रंथ, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ का ही नाम है प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा गया है वर रुचि के द्वारा। प्राकृत प्रकाश, प्राकृत है तो उसमें प्रकृति में लोग रुचि लेता है, तो प्राकृत प्रकाश वर रुचि। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है, तो चोल वंश। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है, तो प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है 10,000 पूर्व। ये प्रश्न यदि पूछ लेगा तो आपको कहीं भी नहीं है, किसी भी बुक में आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रतिनूतन काल की समाप्ति तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। द्वितीय नगरीकरण में डैश धातु का प्रमुख योगदान था, तो द्वितीय नगरीकरण में जो है लोहा धातु का प्रमुख योगदान रहा। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं लिखी जाती थी, यानी इस तरफ से इधर, तो उसको कहते थे खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य डैश शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे, तो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य जो है ओम शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे, पहले ओम सीखते थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। नव नालंदा बिहार महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मध्य प्रदेश में बाघ गुफाएं पाई जाती है। तो बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में? विंध्याचल। बाघ है बहुत से बाघ और विंध्याचल, तो बाघ गुफाएं विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। शाकवंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है पिपरहवा में। शाकवंशी के द्वारा जो बौद्ध स्तूप बनाया गया था वह कहाँ स्थित है? पिपरहवा। अगला है चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी 515 से लेकर के 520 ईस्वी के मध्य। चीनी यात्री है संयुगन, तो आपको ध्यान रखना है संयुग। सुंगयून जो है ये सुंगयून कहाँ के हैं? चीन के हैं। सुंगयून जो है चीन के हैं, 515 से 520 ईस्वी के मध्य आया। स्वप्नवासता के लेखक कौन है? भास। स्वप्नवासता के भास है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग का काल कहलाया। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित है व्याकरण से। मृक्ष कटिकम लेखक हैं शूद्रक। अजंता की चित्रकला से डैश चित्रों का वर्णन मिलता है? तो जातक चित्रों का वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत के लेखक हैं आर्यभट्ट। अप्रतिरथ डैश हिंदू देवता का एक और नाम है? तो विष्णु का। अप्रतिरथ विष्णु हिंदू देवता का एक नाम है, तो अप्रतिरथ किसका नाम है? विष्णु का। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक है चंदेश्वर। ध्यान देना आपको, राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर। राजनीतिक रत्नाकर को लिखने वाले हैं चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि। उद्वंत प्रकाश मौलिक कवि। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिक कवि। हून राजा तोरमान किसके ओलिकार राजा द्वारा पराजित हुआ था? तो हून राजा तोरमान जो है प्रकाशवर्धन ओलिकार राजा के द्वारा पराजित हुआ था।
तो उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि, अप्रतिरथ के विष्णु, राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज चोल प्रथम। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। भानुगुप्त महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई थी खारवेल के द्वारा। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी विजित की गई तो गोरखगिरी को विजय प्राप्त करने वाले थे खारवेल। मोरक्को की यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत क्या है? उसका नाम है रेहला। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है रेहला। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें देखेंगे मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मिडाइवल हिस्ट्री, ये आपको रॉन्ग है। तो मध्यकालीन इतिहास देखेंगे जिसमें पहला होगा दिल्ली सल्तनत। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लेंगे 2 वीडियो में। उसके बाद आ जाएगा आपको जो है आधुनिक भारत। मध्यकालीन के बाद आधुनिक भारत आएगा, उसको भी देखेंगे। बस आप लोग बने रहिए, हम वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।